हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी के। सो वेलकम बैक टू दी क्लास 11 साइंस चैनल। अब आप लोगों की जर्नी क्लास 10 से क्लास 11 में आ चुकी है एंड आप लोगों ने शायद साइंस स्ट्रीम भी सिलेक्ट कर ली है। बट साइंस स्ट्रीम में बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनकी जर्नी क्लास 11 की काफी हद तक खराब हो जाती है। तो कौन सी वो गलतियां हैं, कैसे आप उन गलतियों को सुधार सकते हो, और एक बहुत बेहतरीन सोल्यूशन मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके इस टीचर का। मेरा नाम है कुलदीप भंडारी और मैं क्लास 11 नेक्स्ट टॉपर्स चैनल पे और 12th चैनल पे मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। प्यार से बच्चे मुझे कुल्लू भैया के नाम से भी जानते हैं और आप लोग भी मुझे कुल्लू भैया बोल सकते हैं। तो यार, अगर मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स की बात करूं तो जब भी बच्चा क्लास 10 से क्लास 11 में जाता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उसकी लाइफ में आती है वो आती है उसके सिलेबस को लेके। अभी शायद आपको रियलाइज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आपके 1 महीने होने लगेंगे या फिर 1.5 महीना होने लगेगा तो आपको ये चीजें नोटिस होने लगेंगी। क्या कि आपने अभी तक जो आप क्लास 10 में पढ़ते थे बहुत लिमिटेड चीजें पढ़ते थे, सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं होता था। लेकिन क्लास 11 में आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है। 2-2 फिजिक्स की किताबें, 2-2 केमिस्ट्री की किताबें और मैथमेटिक्स की एक बहुत बड़ी सी किताब जिसके अंदर बहुत सारे सवाल है। आपका सिलेबस और बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट, आयोटा और सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, बहुत सारी नई नई चीजें अब आपके पास आ गई। तो सिलेबस आप लोगों का काफी ज्यादा बढ़ जाता है एंड उसके साथ साथ बहुत ज्यादा डीप में आपके पास सिलेबस पहुंच जाता है। जैसे आपने क्लास 9th में लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, फिजिक्स में 11th क्लास में लॉज ऑफ मोशन है लेकिन काफी ज्यादा डेप्थ में है। तो अब आप लोगों को सिलेबस की प्रॉब्लम होने लग रही होगी, या फिर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जब भी बच्चा क्लास 10 से कंपेयर करता है क्लास 11 को तो आपको रियलाइज होने लगा होगा यार वहां पे तो बेसिक सी थ्योरी होती थी और फिर उसके ऊपर बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल्स हुआ करते थे। ये प्रॉब्लम होने लग रही होगी, लेकिन क्लास 11 में ऐसा नहीं है। क्लास 11 में बहुत डेप्थ में चीजें हैं और बहुत सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन है आपके पास। तीसरी चीज जो आप लोगों को रियलाइज हो रही होगी वो हो रहा होगा टाइम मैनेजमेंट को लेके। सर, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है। फिजिक्स कब पढ़ूं, फिजिक्स पढ़ता हूं तो केमिस्ट्री भूल जाता हूं, केमिस्ट्री पढ़ता हूं तो मैथमेटिक्स गोल हो जाता है। सारे के सारे सब्जेक्ट्स को मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूं। और इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट की तो आप बात ही मत करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही नहीं समझ रहा है, बाकी चीजें तो आप छोड़ ही दो। टाइम मैनेजमेंट का इशू होने लगता है, बैकलॉग्स बनने लगते हैं। टाइम मैनेजमेंट की वजह से स्कूल में या फिर कोचिंग में 5-5 चैप्टर हो चुके लेकिन मेरे सिर्फ 2 ही चैप्टर हुए, बैकलॉग्स बनने लग गए। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि आप लोगों के अगर स्टार्टिंग में कुछ टेस्ट हुए होंगे तो उनमें आपके लो मार्क्स आने लगे होंगे। सर, मैं तो आज तक कभी मेरे 95 से नीचे नहीं आए क्लास 10 तक, लेकिन क्लास 11 के पहले ही टेस्ट में मैं फेल हूं या फिर मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे, बहुत कम मार्क्स आ रहे। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ आपके साथ नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट क्लास 11 में जब एंटर करता है तो उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आपने सही समय पे सही डिसीजन और सही गाइडेंस के हिसाब से चीजों को समझ लिया तो आप लोगों की जर्नी और ये सारी की सारी प्रॉब्लम बहुत आसानी से रिजॉल्व हो जाएंगी। कैसे अब आप अपनी इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करोगे उनके ऊपर बात कर लेते हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जब आप क्लास 11 में आओगे तो आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हर एक टाइप के क्वेश्चन को आप कर डालो। सिर्फ ये नहीं कि पढ़ लिया, याद कर लिया, हो गया, नहीं। क्लास 11 ऐसी नहीं है। क्लास 11 में आपको समझना है, चीजों को याद नहीं करना है, समझना है। कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करने के बाद आप लोगों को एक डेली एक प्रॉपर प्लान बना लेना है। देखो, आपके पास 2 तरह के टाइम टेबल होने चाहिए। एक आपका पूरे हफ्ते का कि मुझे 5 बजे फिजिक्स पढ़ना है, 6 बजे केमिस्ट्री पढ़ना है, 7 बजे जो भी आपके स्कूल के और कोचिंग के जो भी टाइमिंग्स है वो सारे के सारे नोट करो। और एक सेल्फ स्टडी का प्लान आप जरूर बनाओ कि मुझे डेली 1 घंटा 2 घंटा इनिशियल डेज में तो निकालना ही निकालना है। जिस दिन छुट्टी होती है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, पूरी की पूरी चीजें रिवाइज करो। हफ्ते का एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ और फिर उसके बाद आप डेली का एक टाइम टेबल बनाओ। डेली के कुछ टास्क अलॉट करो। उन टास्क को अगर आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो तब तक सो मत। जब तक आपका टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप सोओगे नहीं। ऐसा करने से आपकी बैकलॉग्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बैकलॉग्स कभी नहीं बनेंगे अगर आपने अपने डेली के टारगेट्स को हिट कर दिया। आपने डेली के टारगेट्स को अगर आपने अचीव कर दिया, बैकलॉग्स कभी नहीं बनेंगी। तो आपको डेली का टाइम टेबल बनाना है, उनको अचीव करना है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मेरी तबीयत खराब है, शादी में जाना है, तो हम सेशंस मिस कर गए या फिर मेरी बैकलॉग्स बनने लग गई, लेकिन अगले दिन उसको कंप्लीट करो। अगर आप ये सोचोगे संडे को करूंगा, बाद में करूंगा, तो बेटा वो बैकलॉग्स बनता जाएगा। अगले ही दिन जैसे ही आपको टाइम मिलता है आप उसको कवर कर लो। बैकलॉग्स बिल्कुल भी मत बनने दो स्टार्टिंग से, वरना 3 महीने बाद जब आप लोग
आओगे तो आप लोग यही बोलोगे, भैया मेरे 4 चैप्टर्स में बैकलॉग हो गए, 5 चैप्टर्स में बैकलॉग हो गए, क्या करूं। उसके बाद देखो, लोग आपको दुनिया जहां की किताबों के नाम बताएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले फोकस करना अपनी एनसीईआरटी पे। अपनी एनसीईआरटी को स्ट्रांग करो। क्लास 11th की एनसीईआरटी क्लास 10th जैसी नहीं है। आप लोग देखोगे, शायद आपको समझ भी आ रही होगी। यहां की जो एनसीईआरटी है बेटा, आपका मतलब भगवत गीता से कम नहीं है वो। आप उसको घोट के पी जाओ। हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रॉब्लम, हर एक लाइन, हर एक एग्जाम्पल अच्छे से आप लोग समझ के कर लो। अगर आपने एनसीईआरटी कर ली, मैं आपसे कह रहा हूं आपको कोई और बुक करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आप कोचिंग्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर कोचिंग्स कह रहा हूं, कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप लोग अपने जो भी कोचिंग के मॉड्यूल्स है वो फॉलो कर सकते हो, या फिर अदर बुक्स को आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आप लोग अपनी एनसीईआरटी को स्ट्रांग करो। एनसीईआरटी स्ट्रांग कर ली, उसके बाद जो एंड में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो होती है रिवीजन की। भैया हमने एक तरफ से पढ़ते गए, बाकी पीछे से हम चीजों को भूलते जा रहे हैं। तो जब भी आप अपना पढ़ रहे हो तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ क्विक रिवीजन के लिए। अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तो रिवीजन के टाइम पे आपको पता ही नहीं चलेगा, आप पूरा फिर दोबारा से पढ़ने लगोगे। नहीं, रिवीजन ऐसी होती है कि क्विक नोट्स के थ्रू आपको रिवाइज करना है, तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते हुए चलना स्टार्टिंग से। अब ये तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स थी। इस तरीके से आप अपने इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना, आपको कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें, या फिर डेली टेस्ट आपको देने हैं, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने, वो सारी की सारी चीजें आपको एक जगह पे मिल सकती है। वो है हमारे प्रारंभ बैच में। क्लास 11th की एक लेगेसी है, नेक्स्ट टॉपर्स की एक लेगेसी है क्लास 10th में, फिर वही लेगेसी हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th में प्रारंभ बैच के साथ। प्रारंभ एक ऐसा बैच है, जैसे आप लोगों का क्लास 10th में हुआ करता था ना आरंभ बैच, वैसे ही क्लास 11th में आप लोगों का फुल लॉन्ग टर्म बैच है बेटा, एक प्रारंभ बैच, जिसका एक्चुअल प्राइस है बेटा आपके पास 3,499 रुपए। लेकिन अगर आप लोग ये कूपन कोड यूज करते हो अर्ली 500, तो ये बैच आप लोगों को मिल जाएगा बेटा मात्र 2,999 रुपए में। ये बैच स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जो अपने स्कूल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इस बैच के थ्रू आप तैयारी कर सकते हो। अगर आप बाकी सीयूईटी जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो इस बैच के थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हो। जेई और नीट के लिए हमारा एक और बैच होता है, वो मिशन जीत वाला बैच है, तो उसकी डिटेल्स आप वहां से ले सकते हो। लेकिन प्रारंभ बैच आप लोगों के स्कूल एग्जाम्स के लिए, आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया बैच है, जिसमें आपको पूरे साल भर का ये प्राइस है दोस्तों, और आपको सभी सब्जेक्ट्स मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, जितने भी आपके पास साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, है ना, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको इस बैच में मिल रहे होंगे। लॉन्ग ईयर बैच है और ये सारी की सारी चीजें। इसके अलावा हमारा एक और बैच होता है बेटा प्रारंभ प्लस का। अब प्रारंभ प्लस क्या चीज है? प्रारंभ प्लस का जो प्राइस है बेटा, एक्चुअल प्राइस 5,000 है, लेकिन ये बैच आपको अर्ली 1500 के डिस्काउंट कूपन कोड के साथ, अर्ली 1500 के कूपन कोड के साथ 3,499 रुपए में मिलेगा। इस बैच की खासियत क्या है? जैसे आप क्लास 10th में आपका एक बैच हुआ करता था आरंभ, और एंड में एक बैच हुआ करता था निर्भय और अभय, वैसे ही क्लास 11th का एक फुल लॉन्ग टर्म बैच होता है और एंड में एक रिवीजन बैच होता है निर्भय। तो ये निर्भय बैच का एक्सेस भी आपको अभी से मिल जाएगा। अगर आप लोग इतने में इस बैच को ले लेते हो तो निर्भय बैच के लिए आपको अलग से कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है। अभी आप 500 रुपए में इस बैच को ले सकते हो प्रारंभ बैच के साथ। लेकिन अगर आप बाद में लोगे तो बाद में डेफिनेटली इसका जो प्राइस होगा 1,000-1,500 रुपए जो भी होगा, फिर वहां पे आपको थोड़ा सा घाटे का सौदा पड़ सकता है। तो इट्स बेटर कि आप लोग बेटा प्रारंभ प्लस वाला बैच ले लो, क्योंकि यहां पे आपको निर्भय का भी एक्सेस एकदम फ्री मिल जाएगा। बहुत लेजेंडरी टीचर्स आपको इस बैच में मिलेंगे। आप हमारे वन शॉट वीडियोस देख सकते हो, उसके थ्रू आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके का कंटेंट आपको इन बैचेस में मिलने वाला है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर द अमेजिंग सेशन। टाटा बाय बाय।